नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार ले गई, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी सफलता के परचम लहरा चुकी है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री तीनों ही राज्यों में तय नहीं हुआ है, लेकिन यहां से मिली जीत ने एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि ये तीनों राज्यों के चुनाव 2024 के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे थे। अब बारी 80 सीटों की है। 2024 में कौन पास होगा, कौन फेल, क्या ये 80 सीटें ही तय करने वाली हैं? 80 सीटें यानी उत्तर प्रदेश। तो इंडिया में शुरू हो चुका है इंडिया गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स, और यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर ली है? दलित, ओबीसी बनाम क्या ये पीडीए की फाइट बनेगी? पीडीए जैसा कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी नारा दिया, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली, क्योंकि यहां पर मात्र 0.4% वोट ही समाजवादी पार्टी जुटा पाई। अब अगर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चल रही, तो क्या 2024 के जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, जब असली फाइट मोदी के नाम होगी, तो फिर क्या ये पार्टियां चल पाएंगी? कितना खुद को स्टैंड करा पाएंगी? और इस चुनाव से निकला संदेश 2024 के लिए रास्ता कैसे तैयार करेगा? इस रास्ते पर कौन आगे बढ़ेगा? इंडिया गठबंधन जो अपने आप में ही कहीं ना कहीं उलझा हुआ दिखाई पड़ता है, संवारने की कोशिश जो लगातार हो रही है, बैठक हुई, अभी तक बात नहीं बन पाई, लेकिन क्या ये इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के मसले पर उत्तर प्रदेश में भी किला फतह कर पाएगा? सबसे पहले तो तैयारी इसी की होगी। यूपी में पूर्व पश्चिम का खेल। 2024 में कौन पास कौन फेल। इंडिया में शुरू प्रेशर पॉलिटिक्स, यूपी के लिए एसपी की स्ट्रेटजी फिक्स। दलित ओबीसी बनाम पीडीए फाइट, एनडीए या इंडिया कौन राइट? पांच राज्यों के चुनाव नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के जोश को 3 गुना बढ़ा दिया, तो कांग्रेस को अपनों के सामने ही बौना कर दिया। मोदी सरकार को हराने के लिए जिस इंडिया गठबंधन को तैयार किया गया, उसी गठबंधन में सर्वे सर्वा बनने का कांग्रेस का दावा नाकामयाब हो गया, और कांग्रेस किसी भी तरह की सौदेबाजी की हालत में नहीं। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के सियासी गलियारों से होकर ही गुजरता है। 2024 में एनडीए की हैट्रिक को रोकने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हुए। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर यूपी की सियासत भी गर्म हो चुकी है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में तल्खी पहले से ही देखी जा रही थी, लेकिन अब उन रिश्तों में खाई और बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी, और इंडिया गठबंधन की जगह कांग्रेस, एसपी, आरएलडी और बीएसपी जैसे नाम ही सामने आ रहे। सबसे पहले बात अगर कांग्रेस की करे, तो पार्टी यूपी में लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति पर काम करती दिख रही। कांग्रेस ने तय किया है जाएगा, प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की ये पदयात्रा सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी के मंदिर से दर्शन पूजन के साथ शुरू होगी, जो सीतापुर के नैमिषारण्य धाम पर समाप्त होगी। यूपी के हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता इसी तरीके से पदयात्रा निकालेंगे, और रास्ते में आने वाले हिंदू धर्म स्थलों पर पार्टी के नेता दर्शन पूजन करेंगे। खबरों के मुताबिक ये यात्रा गांवों और शहरों को जोड़ेगी। कांग्रेस की कोशिश हर घर तक पहुंचने की होगी। कांग्रेस की ये यात्रा मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए सीतापुर के नैमिषारण्य में समाप्त होगी। कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विचार को घर घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, जिसमें हम पांव-पांव और गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, डगर-डगर, नगर-नगर शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत सहारनपुर से होगी और समापन उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ धाम, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, नैमिषारण्य में होगा। हमारा उद्देश्य इस देश में सामाजिक भाईचारा, आपसी प्रेम को बढ़ाना है, और जो देश को बांटने वाली ताकतें, उनको 2024 में सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की सरकार
सरकार बनाना है। कांग्रेस की तरह ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय पर शनिवार 9 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी ने हिस्सा लिया। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी नेताओं के साथ मंत्रणा की और अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। लखनऊ में हुई इस बैठक को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में आ गई। राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरएलडी को सिर्फ एक सीट मिली। सूत्रों के अनुसार इस चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद आरएलडी फिर से गठबंधन को लेकर विचार कर रही। यूपी में समीकरण साधने के लिए आरएलडी 10 दिसंबर से चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा की शुरुआत करने जा रही, जो सहारनपुर से शुरू होकर शामली होते हुए बागपत पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान आरएलडी नेता खिलाड़ियों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। यात्रा के बहाने आरएलडी नेता वोटर्स की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। 11 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा बागपत पहुंचेगी, जहां 3 दिन तक यात्रा जनपद में मार्च करेगी और वोटर्स से बातचीत करेगी। चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा 11 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। जगह जगह रुककर कार्यकर्ता वोटर से संवाद स्थापित करेंगे और उनसे पार्टी मजबूत करने का आह्वान करेंगे। यात्रा को लेकर आरएलडी पार्टी नेताओं ने आज रोड मैप जारी कर दिया। हम 23 दिसंबर से 24 जनवरी 2024 तक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और पूरे उत्तर प्रदेश में लोक जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें पदयात्रा, गोष्ठी, नुक्कड़ मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं, साइकिल यात्रा, पदयात्रा, इन सब का आयोजन कर रहे हैं और जनता को हम देश की हकीकत को बताएंगे, संविधान पर हो रहे हमले की जानकारी देंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं पर हो रहा कुठाराघात को बारे में हम जन जन को अवगत कराएंगे। समाजवादी पार्टी अपनी बूथ कमेटियां बनवा चुकी है और समाजवादी पार्टी लगातार बूथ कमेटियों की समीक्षा बैठक कर रही है। नौजवानों को बूथ कमेटी में स्थान दिया गया है। वोटर्स को कैसे घर से निकालना है, कैसे वोटर्स के नाम को जुड़वाना है, कैसे पोलिंग वाले दिन जिम्मेदारी निभानी, इन सब पे लगातार चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही है। समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जरूर जीतेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच अच्छा तालमेल है। जयंत चौधरी साफ कर चुके हैं कि चुनावों में अखिलेश यादव का बड़ा रोल रहा है। लोकदल में और समाजवादी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं और आरएलडी अखिलेश यादव के साथ है और इंडिया गठबंधन में साथ मिलकर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। अखिलेश जी की बड़ी भूमिका है और वो बड़ी भूमिका रहेगी और लोकदल में और समाज में कोई तालमेल में कोई कसर, कोई कमी नहीं है। दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कहा कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और दूसरे घटक दलों को साथ लेके चलना। इंडिया गठबंधन के जमावड़े को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में समाज के सभी वर्गों को साधने की कवायद शुरू की। बीजेपी ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए घोसी के उपचुनाव को चुना था, लेकिन घोसी में बीजेपी का फॉर्मूला फेल हो गया। पूर्वांचल में सियासी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह पर भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल नए नवेले दारा सिंह चौहान को घोसी से विधायकी के रण में उतारा। पिछड़ों को साधने के लिए बीजेपी ने ओपी राजभर का इस्तेमाल घोसी उपचुनाव में किया। सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहां तक आई थी कि केंद्र के इस फैसले से राज्य इकाई बहुत खुश नहीं थी, लेकिन तमाम गुणागणित के बाद भी घोसी उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली और इंडिया गठबंधन जीता। 2024 को साधने के लिए बीजेपी और महागठबंधन पूरी जोर आजमाइश में है और ऐसे में यूपी की सभी 80 सीटों के लिए बीजेपी और अखिलेश दोनों ने मास्टर प्लान बनाया है। अखिलेश ने नारा दिया 80 हराओ बीजेपी भगाओ, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के ही वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। अखिलेश ने जिस ओबीसी को साधने के लिए पीडीए का नारा दिया था, उसी पीडीए को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने ओपी राजभर को गठबंधन में जगह दी और इसके पीछे वजह ये थी कि
ओपी राजभर जिस पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल से लोकसभा की 27 सीटें आती हैं, पूर्वांचल में राजभर समुदाय का बड़ा असर है और ओपी राजभर ने भी बीजेपी में शामिल होकर बड़ी उम्मीदें जगाई। यूपी के पूर्वांचल से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं पूर्वांचल की 8 सीटों पर एसपी बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे। यूपी के 26 सीटों पर सीधे सीधे राजभर समाज के वोट बैंक का असर है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद थी कि ओपी राजभर ट्रंप कार्ड साबित होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के नजरिए से पूर्वांचल की जिन सीटों पर राजभर समुदाय का प्रभाव है उनमें घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही। ये वो सीट है जहां राजभर समुदाय सीधे सीधे असर डालते हैं। यहां की सीटों पर हार और जीत का निर्णय राजभर समुदाय के लोगों के मतदान पर सीधे तौर पर निर्भर करता है और यही वजह है कि अमित शाह ने राजभर को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन उपचुनाव में शाह का यह दाव फेल ही नजर आया। प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी वाराणसी है और मुख्यमंत्री का गृह जिला गोरखपुर, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। इसके बावजूद गाजीपुर, आजमगढ़, कुछ और सीटें जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी। बीजेपी के सामने ये चुनौती थी कि वो अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़े और जो लोग नाराज हैं उनको भी अपने साथ वापस ले आए। जैसे ओम प्रकाश राजभर को, जो गठबंधन से बाहर थे 2019 के पहले, या फिर दारा सिंह चौहान जो लोकसभा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छोड़ के चले गए थे तो उनको ले आए, क्योंकि इसी इलाके में राजभर और लोनिया समाज काफी ज्यादा वोटिंग पावर रखता है। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो अति पिछड़ों के सहारे जीतने की है। लेकिन बीजेपी के लिए पोटेंशियल है पूर्वी उत्तर प्रदेश और ठीक वैसे ही है जैसे 14 और 19 में था। पूर्वांचल के साथ साथ बीजेपी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी है। पश्चिम यूपी पर जीत की मुहर तय करने के लिए अब तो संघ की भी एंट्री हो गई। अगस्त के आखिरी हफ्ते में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रयागराज, काशी और मथुरा का दौरा किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत का पश्चिमी यूपी का दौरा कई मायनों में बेहद खास था। मीडिया से दूर मोहन भागवत प्रचारकों के साथ मंथन में जुटे रहे। संघ ने अपनी शाखाओं के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा फीडबैक किया और ये सारी कवायद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हुई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर संघ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को लेकर इतनी टेंशन में क्यों। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम मतों में बंटवारे का सीधा लाभ बीजेपी को मिला। यही हाल 2019 में भी रहा, लेकिन एसपी और बीएसपी गठबंधन से बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अब राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का भी साथ है। उस पर किसानों की नाराजगी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में संघ पश्चिमी यूपी में 2 हिस्सों में काम कर रहा है। पहले अपने नेटवर्क से बीजेपी का फीडबैक और दूसरा उसी के आधार पर योजना तैयार की जा रही है। पश्चिम यूपी को लेकर एक कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने के लिए जाट वोटर्स का साथ जरूरी है, क्योंकि ये समुदाय पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ये पलक झपकते ही चुनावी गुणागणित बदलने का मादा रखते हैं। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावी नतीजों को देखें तो दोनों ही बार लगभग जाट बीजेपी के साथ ही रहे। यही वजह है कि चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, सरकार बीजेपी की ही बनी। लेकिन एक बार फिर से समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान बिल को लेकर जाटों के बीच अब बीजेपी को लेकर कुछ नाराजगी दिखाई दे रही। पश्चिमी यूपी में जाट जयंत चौधरी को अपना नेता मानता है, इसलिए कहते हैं जयंत जिस तरफ जाएंगे जाट वोट उस तरफ मुड़ जाएगा।